हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार देखो, कुछ ही दिनों में मतलब 1 या 2 दिनों में बच्चों आप लोग की अब 12th बायोलॉजी की भी एग्जाम होने वाली है। सही है, आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया, फिजिक्स का दिया, मैथ्स का दिया और अब बारी है बायोलॉजी का पेपर देने की। सही है, आप लोगों ने डिमांड किया था सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताइए। सही है, तो हम कंटिन्यू उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कंटिन्यू उसके ऊपर आप लोग को वीडियोस मिल रही है। सबसे पहले दिन मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी दिया था, जिस दिन आप मैथ्स का पेपर देकर आए थे उस दिन मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बताया था कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन कौन से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से लेसन को आपको फॉलो करना है। सही है, उसके बाद मैंने आपको दिया बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। हर चैप्टर से बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग ने बातें की एक वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की, जहां पे हम लोग एमसीक्यू भी इंक्लूड करेंगे, जहां पे हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। मतलब जितने भी आपके पेपर में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जितने भी आपके पेपर में बच्चों 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सही है, तो इस वीडियो का टाइटल क्या है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम योर 12th बायोलॉजी की बात करेंगे। और ये कहां से है बच्चों? पीवाईक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक से उठाए गए हैं, पर वही सारी चीजें आपके बोर्ड में एज इट इज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में जहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो शुरू करें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो को। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों हम लोग आपके लिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। ओके, ये कलर रखते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों? द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लो, शायद आपको दिख जाए। क्या क्वेश्चन है बच्चों? द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, उसका जो सबसे आउटर लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। तो देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट एक्साइन पे नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि एक्साइन किससे बना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज थिक, बहुत ही थिक होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनाई जाती है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? तो आप सभी बच्चों को पता है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो काइटिन से बनती है, काइटिन और सेलुलोज से बनती है मिलके, और जो आउटर लेयर है बच्चों वो बनती है स्पोरोपोलोनिन से। तो कहां है ऑप्शन? देखो यहां पे ऑप्शन डी, स्पोरोपोलोनिन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? तो ऐसे ही हम लोग पूरे एमसीक्यूज को ट्रीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। थोड़े बहुत मैं आप लोग को उसके पीछे के चीजें बताऊंगा, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। चलो आगे बात करते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज है मेरे पास, टेंशन मत लो। क्या है बच्चों? द नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज हर साल आता है, हर साल पूछा जाता है। क्या बोला है? द नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जब उसका डेवलपमेंट होता है बच्चों, तो उसमें कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, कितना मियोसिस होता है और कितना माइटोसिस होता है, इसकी बातें कर पूछा है। कितना होता है बताओ? देखो, फीमेल गैमेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएमसी। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर होती है मियोसिस। सही याद है? मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनते हैं, इसको हम लोग मेगास्पोर बनते हैं। इसमें से ये आगे के सेल जो है बच्चों ये खराब हो, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं। सिर्फ एक सेल है बच्चों जो आगे चल के फीमेल गैमेट बनाएगा। फिर इस फीमेल गैमेट में सबसे पहला माइटोसिस होता है, तो यहां पे सेल क्या हो जाता है बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फिर ये 2 आगे चल के वापस 1 होगा, फिर ये 4 बन जाएंगे, और ये 4 वापस 1 होगा, तो बच्चों कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन बनती है। तो मतलब माइटोसिस कितना हुआ? 1 2 3 बार माइटोसिस हुआ, और मियोसिस कितने बार हुआ बच्चों? 1 बार। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही बात है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगला चले, स्पोरोडर्म इज मेड अप ऑफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखो एज इट इज दे दिया। स्पोरोडर्म किससे बना हुआ है? एक्साइन और एंटाइन से। ठीक है, एक्साइन एंड एंटाइन से। स्पोरोडर्म मतलब क्या होता है पता है ना? स्पोर की मेम्ब्रेन, स्पोर पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन 2 ही होती है, एक एंटाइन और एक एक्साइन। तो वही यहां पे दिया हुआ है, वही यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलें। ओके,
पोरोग्रामी रिफर्स टू द एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू। पोरोग्रामी जो है बच्चों वो हमें क्या बताता है, पोलन ग्रेन की एंट्री हो रही है, कहां से हो रही है, पोलन ग्रेन जो है वो आपका एंटर करता है। जैसे मान लो ये आपका फीमेल गैमीट है, ऐसे होता है ना फीमेल गैमीट, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, कुछ ऐसा सा होता है, यहां पे ऐसा सा होता है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। तो आपका जो ट्यूब बनती है वो ट्यूब यहां से एंटर करती है। ये ट्यूब कैसे एंटर करती है बच्चों, ऐसे एंटर करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। तो पोरोगैमी किसके थ्रू एंटर करती है बच्चों, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है। कौन से एंड के थ्रू एंटर करती है बच्चों, माइक्रोपाइल। ये चलाजा से नहीं एंटर करती, हमेशा कहां से एंटर करती है बच्चों, ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है, चलेगा, आगे बढ़े। ओके, सेमिनिफिनल फ्लूइड, सेकंड लेसन पे आ गए हम लोग। सेमिनल फ्लूइड डैश इन नेचर। सेमिनल फ्लूइड की अगर बात करो, सेमिनल फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है हमारे सीमन के अंदर। दिस इज अल्कलाइन इन नेचर। समझ रहे हो, मैं आपको एग्जांपल आंसर्स जो है वो समझा भी रहा हूं थोड़े थोड़े, इसलिए जो डायरेक्ट आंसर है वो तो डायरेक्ट ही बताऊंगा यार, उसमें थोड़ी कुछ समझाने जैसा है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। क्या आपको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों उसे कहते हैं जो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो गैमीट का फॉर्मेशन करे, और दूसरा बच्चों जो सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करे। किसका, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा वो ऑर्गन है जो गैमेट बनाता है, कौन सा वो ऑर्गन है जो सेक्स हार्मोन बनाता है, वो है बच्चों टेस्टिस। क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही जो सेमिनल वेसिकल होती है उसी के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। सही है, तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल। सही है, आगे चले। द सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन इन द मोनोकॉट इज कॉल्ड एज। देखो डाइकॉटिलिडॉन कैसा होता है, रुको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आप लोग को। मान लो ऐसा है, ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहां पे एक होता है, ऐसे होता है डाइकॉटिलिडॉन। वहीं अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं बच्चों, तो मोनोकॉट में कैसा होता है, ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहां पर सिर्फ एक ही कॉट होता है, यहां पर सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम। समझ रहे, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। तो वही पूछा है, द सिंगल सील्ड शेप कॉटिलिडॉन इन द मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर स्कूटेलम। इट इज वेरी 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 सिंपल। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। कौन सा कलर ले, ये कलर दिख रहा है क्या तुम लोग को, ब्लू कलर, लेट मी चेक। यस, ब्लू कलर आपको दिख रहा है, चलो तो ब्लू कलर ही यूज करते हैं। आगे चलें, चलो लेट्स मूव। डैश इज नॉट परमानेंट मेथड इन द बर्थ कंट्रोल। परमानेंट मेथड अब मैंने आपको बताया ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी वेसेक्टमी दो ही है बच्चों, मोस्टली परमानेंट मेथड, ठीक है। और कास्ट्रेशन भी है, कास्ट्रेशन हमको हमारे टॉपिक में है नहीं, पर एज इट इज एक्स्ट्रा दे दिया है। ये जो है मेथड विथड्रॉवल मेथड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यही नहीं है परमानेंट मेथड, क्योंकि ये बच्चों टेम्पररी मेथड है, इससे प्रेगनेंसी होने का चांस हो सकता है। सही है, विथड्रॉवल मेथड। सो दिस इज नॉट अ परमानेंट मेथड, बहुत सिंपल है। अगला चले, द एवरेज पीरियड ऑफ अ प्रेगनेंसी इन अ ह्यूमन इज लास्ट फॉर 266 डेज। देखो ये डायरेक्ट आंसर है, इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। सही है ना, अब इसमें क्या ही समझाओ मैं, 266 डेज तो होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, नंबर याद रखना है 266। आगे चले, ओके। मेनार्क मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द मेनोपॉज इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट। जो आपका मेनार्क है मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बीच वाला फेज, मतलब जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये बच्चों सब कंट्रोल करता है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में एक हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड प्रेजेंट है, वही हार्मोन्स रिलीज करता है और वही कंट्रोल करता है। सही है, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन। दिस इज द हार्मोन गोनाडोट्रोपिन व्हिच इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। सही है, बाकी कुछ नहीं, थायराइड ये नहीं है, सोमैटोट्रोपिन तो कुछ भी नहीं हो सकता, कॉर्टिकोट्रोपिन तो नहीं है, हमारे लिवर इसका किडनी का है। चलो आगे बात करें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार आया था और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। बच्चों ने आंसर क्या लिया था, बच्चों ने आंसर लिखा था 2, ऐसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन था, 2 3 1 2 4 ऐसे लिखा था। तो बच्चे क्या बोले, यार टेस्टिस तो 2 होता है, तो बच्चे 2 टिक करके आ गए। बहुत सारे बच्चे 2 टिक करके आ गए, पर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या लिखा था बच्चों, हाउ मेनी पेयर्स। पेयर लिखा है, पेयर, पेयर मतलब होती है जोड़ी। पेयर मतलब क्या होती है बच्चे, जोड़ी। तो अगर 2 जोड़ी बना दिया आपने तो दो जोड़ी मतलब 4 टेस्टिस, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, सिंगल पेयर। हमेशा याद रखना है बच्चों, सिंगल पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना फुद्दू बना सकता है, इतना फुद्दू बना सकते हैं आपके एग्जामिनर आपके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल ने 3 कौन से मेन प्रिंसिपल दिए थे? डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो ये डायरेक्ट आंसर है, इसका क्या ही बताऊं, ये डायरेक्ट आंसर है। उन्होंने जो मेंडल भाई साहब थे उन्होंने ये 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिया, और जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो बाकी के 2 उन्होंने लॉ हमें बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक क्रॉस, इसमें से कौन सा बच्चों बैक क्रॉस है? व्हाट इज मीन बाय बैक क्रॉस, चलो बताओ। बैक क्रॉस मतलब होता है कि जब आपने F1 जनरेशन निकाला, जब आपने क्रॉस किया F1 जनरेशन निकाला, तो F1 जनरेशन को वापस पेरेंट से क्रॉस करवा दो, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। मतलब आप पीछे जा रहे हो, पहले आप पेरेंट से F1 जनरेशन बनाते हो और F1 से डायरेक्ट किसी भी पेरेंट की एक जनरेशन क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो। इसी को ये बोलते हैं बैक क्रॉस बोलते हैं। इसी में होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों, कि आपने जो F1 जनरेशन बनाया उससे उस जनरेशन को आप सिर्फ डॉर्फ वैरायटी ऑफ पेरेंट से क्या करो, क्रॉस करवाओ। ये सब पढ़ाया है मैंने। डॉर्फ वैरायटी ऑफ पेरेंट से क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, तो कौन सा जनरेशन बनता है, बैक क्रॉस, सॉरी टेस्ट क्रॉस। पर यहाँ पे क्या पूछा है, बैक क्रॉस। तो F1 नहीं, F1 रिसेसिव नहीं, F1 डोमिनेंट नहीं, हाँ ये वाला। अगर देखो F1 रिसेसिव पेरेंट होता है ना, ये होता है बच्चों आपका टेस्ट क्रॉस, जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगर आपने रिसेसिव पेरेंट और F1 का क्रॉस करवा दिया तो ये टेस्ट क्रॉस है, डोमिनेंट का कुछ नहीं होता। और किसी भी पेरेंट से आपने करवाया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बैक क्रॉस। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो स्क्रीनशॉट, साथ साथ में चलते रहो, ठीक है। मैं साइड में ही खड़ा हूं वैसे भी। क्या पूछा गया, इन ह्यूमंस द सेक्स क्रोमोसोम कंप्लीमेंट इज XXXY, XXXO, ZZZO और ZWZO। ये तो आपके हनी बीस का है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। किसके बारे में पूछा गया बच्चों, ह्यूमंस के बारे में। तो ये इजी है ना, ये तो बहुत इजी है। XX और XY, पहले फीमेल्स का लिखो फिर मेल्स का लिखो। हमेशा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं लिखेगा XYXX, गलत, यहीं पे मार्क्स कट जाएगा। हमेशा बच्चों पहले XX और फिर XY, पहले हमेशा फीमेल फिर मेल, हमेशा लेडीज फर्स्ट, याद रखो। हम लोग बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, आप पहले जाइए। ये यहां पे भी याद रखो कि पहले सबसे पहले फीमेल यानी XX लिखना है। आगे चलें, अगला MCQ क्या है बच्चों, अ फैमिली हैज अ 5 डॉटर, ओके, एक्सपेक्टिंग अ 6th चाइल्ड, ओके, द चांसेस इट बीइंग अ सन। ठीक है, एक फैमिली है बच्चों जिसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि यार हमारा 6वां बच्चा भी हो। वैसे तो नहीं करना चाहिए, 6 बच्चे कहाँ पालोगे यार, इतनी महंगाई ठीक है, वैसे उनकी चॉइस है। द चांस ऑफ इट बिलोंग टू अ सन, अच्छा वो बच्चा सन होगा, इसके कितने % चांस है। अब बच्चे ना इसमें ढूंढते हैं यार 5 बेटियां हैं तो अगला बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सोचते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मेल या फीमेल होने के चांसेस हमेशा 50% रहते हैं, हमेशा मेल या फीमेल होने के चांसेस हमेशा 50% रहते हैं। तो ये सब सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमेशा 50% ही चांस होते हैं मेल या फीमेल होने के। पढ़ाया ना मैंने आपको, X Y क्रॉस जब करेंगे ये, तो यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो मतलब 2 X बनते हैं XX और 2 XY बनते हैं। तो मतलब XX और XY दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है, 50-50%। तो चाहे कितने भी डॉटर हो, अगला अगर वो एक्सपेक्ट सन कर रहे हैं तो 50% चांस है कि वो सन होगा। पहले के 5 डॉटर में भी 50% एक्सपेक्टेड था, बट वो डॉटर निकली तो कोई बात नहीं। अगला चले बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम सिंगल XXO एबनॉर्मेलिटी कॉज्ड इन टर्नर सिंड्रोम। ये तो आपको आंसर आता ही होगा, ये डायरेक्ट आंसर, इसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, H2A, H3, H2B, H1, कौन सा ऑड है। अब ये ऑड कैसे पता चलेगा, क्यों इसको ऑड दिया है। चलो आंसर तो आपको दिख गया, HA ऑड है, पर क्यों ऑड है बच्चों, ये किसका बात हो रहा है, हिस्टोन का बात हो रहा है। अगर आपने चौथा लेसन पढ़ा है बच्चों तो ये हिस्टोन की बात हो रही है। हिस्टोन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, हिस्टोन 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका H1, एक होता है आपका H2A, फिर होता है आपका H2B, फिर होता है आपका H3 और फिर होता है बच्चों आपका H4। यही होता है हिस्टोन के प्रकार। अब इसमें से मैंने आपको एक चीज बताया था बच्चों कि यहां से हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, मतलब 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल के 2-2 मॉलिक्यूल्स आपस में हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। तो कौन बनाता है पता है, वो H2A, H2B, H3 और H4, यही सब आगे चल के क्या बनाते हैं बच्चों, हिस्टोन ऑक्टामर, समझ रहे हो। और H1 हिस्टोन ऑक्टामर नहीं बनाता, H1 हिस्टोन ऑक्टामर नहीं बनाता, इसीलिए ये ऑड है, और बाकी सब हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। यहाँ पे H4 नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं।
कौन सा कलर था, हाँ ये वाला था। ठीक है, चले आगे। ओके, व्हाट हैपेंड, क्या होगा व्हेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन, देखो चौथे लेसन पे आगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन अलॉन्ग विथ लाइव आर स्ट्रेन वर इंजेक्टेड टू माइस। अगर मैंने डाला हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि खतरनाक था, एस स्ट्रेन खतरनाक है पर उसको मैंने मार दिया गर्म करके, और लाइव आर स्ट्रेन क्या था बच्चों, वैसे भी नॉर्मली होता, उसको मारो जिंदा मारो मारो कुछ नहीं होता था, अगर इन दोनों को मिक्स करके मैंने डाल दिया, यही था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, यही था ना, क्या हुआ था, चूहा मर गया था और उसके ब्लड में क्या मिला था, लाइव एस स्ट्रेन मिला था। तो यही है ना, माइस डाइड एंड शो लाइव एस स्ट्रेन। क्यों हुआ, क्योंकि इसका डीएनए, जो हीट किल्ड वाला है ना, इसका डीएनए किस में ट्रांसफर हो गया, इस आर सेल वाले में ट्रांसफर हो गया, बिकॉज ऑफ दिस इट इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गई बात, आगे चले, बहुत सारे एमसीक्यूज है, टेंशन मत लो। फाइंड आउट द डबल रिंग कंपाउंड, इसमें से डबल रिंग कंपाउंड कौन सा है, एडेनाइन। भाई सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। एक्चुअली में ये क्या है, ये पूरे के पूरे क्या है बच्चों, अगर आप देखो थायामीन, यूरासिल, साइटोसिन, ये सारे के सारे पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन, और ये अकेला बच्चों क्या है, प्यूरीन है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल रिंग के होते हैं, डबल रिंग, और जो पिरिमिडीन होते हैं वो सिंगल रिंग के होते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, प्यूरिन्स डबल रिंग के होते हैं और पिरिमिडीन सिंगल रिंग के। तो इसमें 3 पिरिमिडीन दे दिया, 1 प्यूरिन दे दिया, तो जो प्यूरिन है वही आपका डबल रिंग कंपाउंड होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ द डीएनए हैज 20 एडेनिन एंड 30 साइटोसिन बेसिस, ओके, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स बेसिस इन द सैंपल। क्या बोला इसने क्या बोला कि एडेनिन कितना है, 20 है, सही है, और साइटोसिन, हाँ साइटोसिन कितना है बच्चों, 30 है, सही बात है। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन में आपका एडेनिन आता है और गुआनिन आता है, प्यूरिन्स में एडेनिन गुआनिन आता है और पिरिमिडीन में थायामीन और साइटोसिन आता है। इसने क्या बोला बच्चों, एडेनिन 20 है, साइटोसिन 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन कितने होंगे, मतलब आपके गुआनिन कितने, मतलब गुआनिन कितना होगा, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा। अब देखो साइटोसिन 30 है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। प्यूरिन्स पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स, तो ये आपका एडेनिन 20 था, ये कितना है 30, तो 20 + 30 कितना होता है 50, तो राइट आंसर इज 50। इतना आसान है, राइट आंसर इज 50। क्लियर है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहां पे, in which of the following synthesis of DNA strand, in which of the synthesis of DNA strand it is not involved directly, जहां पे आपका DNA डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, किस सिंथेसिस में आपका DNA डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बताइए। क्या mRNA DNA से बनता है, tRNA भी DNA से बनता है, अनदर DNA स्ट्रैंड भी DNA से ही बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन में क्या होता है, पहले आपका डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाता है, तो मतलब आरएनए प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बनाने का रिस्पॉन्सिबल आरएनए है, पर वो आरएनए किससे बना है, डीएनए, तो मतलब इनडायरेक्टली डीएनए भी रिस्पॉन्सिबल है पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस डीएनए स्ट्रैंड इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, वही बोला ना, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली तो आरएनए इन्वॉल्व है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है, डीएनए प्रोटीन नहीं बना रहा है, क्योंकि डीएनए आरएनए को बना रहा है। ठीक है, आगे चलते। इन लैक ओपेरॉन लैक्टोज एक्ट एज, लैक्टोज किस तरीके से एक्ट करता है बच्चों, इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है, दिस इज द इंड्यूसर, ओके, मतलब ये इंड्यूस करवाता है और लैक्टोज रिलीज करने के लिए। अ यूनिट ऑफ अ लैक ओपेरॉन विच इज एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अ ऑपरेटर जीन। क्या बोला है बच्चों, अ यूनिट ऑफ अ लैक ओपेरॉन विच इज इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब वो लैक्टोज एब्सेंस है, नहीं है लैक्टोज, तो क्या करेगा, सप्रेशन ऑफ द जीन एक्टिविटी ऑपरेट बाय रेगुलेटरी जीन, जो रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है वो क्या करेगा बच्चों, जाके रेगुलेट करेगा, ऑपरेटर भेजता है ना वो जाके, तो उसको बंद कर देगा, जिसके आगे चल के लैक ओपेरॉन वाला जो जीन है, जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, वो आगे चल के फॉर्म नहीं हो पाता। मैं आपको समझा भी रहा हूं, देखो वैसे आंसर ठीक है, पर मैं आपको ऑलरेडी समझा भी रहा हूं कौन से कंसेप्ट इसके पीछे लगे हुए हैं। ओके, द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए हैज बेस सीक्वेंस CATGATTAC, न्यू स्टैंड सिंथेसिस इज वन ऑफ द, क्या है, डीएनए है ना बच्चों, तो डीएनए की इसकी सामने वाली स्टैंड क्या बनेगी बताओ, C का बनेगा G, A का बनेगा T, T का बनेगा A, फिर C, फिर T, फिर A, फिर A, फिर T,
फिर जी। अब ये जहां पे है ढूंढो, ये जो मैंने लिखा है ये जहां पे है ढूंढो, कहाँ है ये? क्या ये है GAT? नहीं, GTA, GTAC, GTAC, TAAGC, नहीं अलग है ये, GAA नहीं, गलत है, GTACTAATG, हाँ ये वाला देखो, ये वाला सही है। समझा? ये मैंने कैसे बनाया पता ना, C की जगह G लगाओ, A की जगह T लगाओ, ये तो आता ही है, बच्चों लोग को आता है सब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है बच्चों? मोस्ट प्लांट सेल एंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। ज्यादातर जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर कितना वाटर प्रेजेंट होता है? तो उनके अंदर होता है बच्चों 90 to 95% वाटर। मोस्ट ऑफ द सेल किससे भरा हुआ है बच्चों? पानी से भरा हुआ है। समझ में आई बात? स्ट्रेट क्वेश्चन था। वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। ये तो बहुत आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं है इसमें। ओके, द proportion of an allele in a gene pool to the total number of alleles at the given locus is called as, क्या बोला है बच्चों? proportion of the alleles in the gene pool। जीन पूल के अंदर कितने proportion है? मान लो जीन पूल एक एरिया है, शहर है, उस पूरे जीन की बात करें तो वो जीन पूल है, उसके अंदर कितना proportion प्रेजेंट है किसका? टोटल नंबर ऑफ अलील्स का, जो कि एक गिवन लोकस पे है, दैट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? आपका जीन फ्रीक्वेंसी, जितने बार प्रेजेंट है। आगे, in the zone of absorption epidermal cell from the unicellular hair like extension। देखो मैंने आपको बताया है, जब आपका रूट होता है ना, ये रूट वाला लेसन है, तो रूट के अंदर क्या होता है? रूट के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, कहां गया? देखो यूनिसेलुलर, एक सेल ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। एक सेल जो है बच्चों वो क्या हो जाता है? कुछ ऐसा दिखता है ना, वो ऐसा सा कुछ ऐसा सा एक्सटेंड हो जाता है एक सेल। ठीक है, हैज अ हेयर लाइक एक्सटेंशन। इसका जो एक्सटेंशन है ये हेयर जैसा है, इज कॉल्ड एज रूट हेयर। कितना आसान है, हेयर भी दे दिया, यूनिसेलुलर भी बता दिया, यूनिसेलुलर ही होता है रूट हेयर हमेशा। ठीक है, ओके। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल किसी को भी अंदर आने देती है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पर सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, किसी को भी घुस जाने दो, फ्रीली परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल कौन होता है? वही जो मैंने अभी बताया, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आगे चले। इन ह्यूमन रेस्पिरेशन केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। अगर ह्यूमन रेस्पिरेशन करेगा तो हमारे अंदर किस फॉर्म में एनर्जी बनती? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। कौन सा केमिकल? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां है? हाँ यहाँ है, देखो, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है बच्चों। आगे चलते हैं। द फर्स्ट नेचर साइटोकाइनिन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन कहां से मिला था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो आपको ये सब इजी लगता है। ठीक है, आगे चलें। गिब्बरलिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम मेवलोनिक एसिड, ये भी दिया हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एल्वियोलाई प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमेशा गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के ऊपर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। द इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू इन द अडल्ट मेनली फाउंड इन रेड बोन मैरो। ये भी बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे मुझे पता है, पर मोस्टली क्वेश्चन आप लोग को, मतलब मोस्टली मैं जो चीजें बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा चीजें घुमाई रहेंगी, आपको समझना है। एप्लीकेशन बेस्ड होगा क्वेश्चन, यही रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन मत लो। और क्या पूछेंगे बताओ? ऑलमोस्ट तो सब बता ही रहा हूं मैं, और क्या ही अलग से पूछेंगे। द फ्री एज ऑफ द कस्पिड वॉल्व। देखो अब कस्पिड वॉल्व पे बात आ गई, हार्ट पे चली गई ये वॉल्व। अटैच टू द पिपिलरी मसल ऑफ द हार्ट एंड द फाइबर इज कॉल्ड एज कॉर्डेट टेंडने। पता है ना हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे 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 होता है, जिसके ऊपर आपके पेपिलरी मसल लगे होते हैं, मतलब ये कॉर्ड लगे होते हैं, ये आपका पेपिलरी मसल है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट टेंडने। सही है, और ये किस पे लगा हुआ रहता है बच्चों? आपके कस्पिड वॉल्व से लगा रहता है, यहाँ वॉल्व से लगा रहता है। बहुत ईजी है। अगला क्या है बच्चों? द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल एंड द रिब केज इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं ना रेस्पिरेशन। इंटरकोस्टल मसल फूल गई, रिब केज फूल गया, और क्या क्या फूला बच्चों? डायफ्राम फूल गया, डायग्राम नहीं, डायफ्राम फूल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन। ठीक है। डीजेनरेशन ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द CNS कॉल्ड एज पार्किंसन डिजीज। इसका आंसर है पार्किंसन डिजीज। देखो बहुत सारे लोग ना ऐसे हिलते रहते हैं अपने आप, दैट इज पार्किंसन डिजीज। उनके अंदर डोपामीन बंद हो जाता है रिलीज होना, दैट इज
दिया हुआ देखो यहाँ पे, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन, 9वें चैप्टर की बात हो रही है। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब जो आपका न्यूरॉन्स है उसके अंदर कितना रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, उसको कितना होता है बच्चों, -70, हाँ -70 मिलीवाट रहेगा, दिखा रहे, हाँ देखो यहाँ पे -70 मिलीवाट, मतलब -70 मतलब क्या, अंदर माइनस कंडीशन है क्या, नहीं, अंदर भी पॉजिटिव है बाहर भी पॉजिटिव है, बट बाहर के कंपैरिजन में अंदर -70 है। जैसे मान लो बाहर 100 पॉजिटिव चार्ज है, अंदर सिर्फ 30 पॉजिटिव चार्ज है, समझ रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि अंदर -70 है, बोल सकता हूं ना मैं, अंदर क्या है -70, बाहर के कंपैरिजन में कंपैरेटिव होता है -70 मिलीवोल्ट। अगला क्या है बच्चों, प्लेनेरिया शोज डैश टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ये पढ़ा है मैंने आपको। प्लेनेरिया कैसा होता है, ऐसा सा होता है ना, ऐसा सा होता है, और इसके अंदर यहाँ पे ऐसा लैडर, मतलब कुछ ऐसा सा होता है, देखो इसका नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा होता है, ऐसा। दिस इज लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, प्लेनेरिया के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन, इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आपको कोई इम्यूनिटी आई तो उसे हम कहते हैं बच्चों नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार मान लो मेरे को एक बार ये हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, उसके बाद मेरे को चिकन पॉक्स नहीं होता, तो चिकन पॉक्स तो आपको नेचुरली हुआ था, कोई आपको इंजेक्शन लगाने या कुछ पिलाना थोड़ी आया था, चिकन पॉक्स तो आपको नेचुरली हो गया था, सही बात है। तो चिकन पॉक्स होने के बाद आपको वापस चिकन पॉक्स नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी ने उसको एक्वायर कर लिया, उस इम्यूनिटी को एक्वायर कर लिया कि भाई अब वापस ये नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली एक्वायर इम्यूनिटी। ठीक है, 10वें लेसन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्युनिकेबल, मतलब एक से दूसरे को पहुंचती है, मलेरिया, मलेरिया इज द डिजीज। देखो डायबिटीज नहीं पहुंचती, ये तो नाम भी नहीं सुना मैंने, रिकेट्स भी नहीं पहुंचता, डायबिटीज भी नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो मलेरिया ही है जो एक दूसरे से ट्रैवल होता है। स्पीशीज ऑफ डैश इन्वॉल्व इन द चीज फॉर्मेशन, चीज फॉर्मेशन पे आंसर गलत दिया हुआ है एक्चुअल में, दिस इज द राइट आंसर, लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई है बच्चों वो बैक्टीरिया है जो चीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमेशा देखो, हमेशा ये भी राइट नहीं होता, ये भी कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, सही है। तो पेनिसिलम वो बैक्टीरिया नहीं है जो बच्चों जो चीज फॉर्मेशन में लगता है, लैक्टोबैसिलाई इज द बैक्टीरिया जो चीज फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये छोटे छोटे चीजें हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, कार्सिनोजिमा इज अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल, ये तो सही है बच्चों, एपिथेलियल, देखो डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कार्सिनोजिमा मतलब आपके स्किन पे एपिथेलियल टिश्यू जो बाहर वाला टिश्यू है, या फिर आपके जो आपके ऑर्गन्स है उसके ऊपर जो टिश्यू लगा हुआ है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, अगर उसके ऊपर कोई कैंसर हो रहा है तो वो कार्सिनोजिमा कहलाता है, सही है। आगे चले, द पर्सन प्रिपेयरिंग फूड इन अ अनहाइजीनिक प्लेस, एक पर्सन है जो वड़ा पाव बना रहा है गटर के बाजू में, कैन बी मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, कौन से डिजीज को सबसे ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, उसके आसपास मक्खियां हैं, मच्छर हैं, तो सबसे ज्यादा वो एक बैक्टीरिया को छोड़ेगा बच्चों, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे आपको मिलेंगे, दैट इज सैल्मोनेला टाइफाई करके एक बैक्टीरिया है, और सैल्मोनेला टाइफाई आपको कॉज करेंगे टाइफॉइड, चाहिए ना, हाँ देखो यहाँ दिया हुआ, सैल्मोनेला टाइफाई आपको टाइफॉइड करेंगे, तो टाइफॉइड होता है बच्चों अगर आप बाहर का वड़ा पाव गटर के बाजू वाला खाओगे तो, ठीक है। Aspergillus niger is used in the preparing of vitamin C. This is direct question. Aspergillus niger used for preparation of vitamin C. The technique which is used involve addition and deletion of gene is called as genetic engineering. बहुत आसान है। Indian curd is prepared by inoculating milk with Lactobacilli acidophilus. ये सही है, Lactobacilli acidophilus जो हमारा इंडियन कर्ड है उसमें मिलता है Lactobacillus acidophilus, ठीक है, बहुत इजी है ये, मतलब मेरे लिए तो, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेज बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्वेसी यूज किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज ऑलमोस्ट यूजफुल, बहुत यूजफुल तरीका है बच्चों डीएनए एम्प्लीफिकेशन का। आप लोगों को पता है ना, अगर आपके पास थोड़ा सा डीएनए है उसको आप पीसीआर में डालो, उसका नाम ही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक चेन रिएक्शन चलती है और एक डीएनए के मिलियंस ऑफ कॉपी आप बना सकते हो, मतलब डीएनए एम्प्लीफिकेशन करने के काम आता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला करें, द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो बात हो रही है यहाँ पे, द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां पे कट मारता है, ज्वाइंट तो नहीं करता भैया, कट का काम करता है, कट आरएनए स्ट्रैंड नहीं, आरएनए नहीं कट करता, डीएनए कट करता है, कट सिंगल स्ट्रैंडर्ड नहीं भैया, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए कहां होता है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है क्या, नहीं, कट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, समझ रहे हो। तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, आरएनए को तो नहीं काटेगा, ज्वाइन तो नहीं करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता ही नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें,
ई कॉर्वन इज ऑब्टेन फ्रॉम एलिशरेशिया कोलाई RY13, यही है ना, हाँ ये एलिशरेशिया कोलाई RY13 से आपको ई कॉर्वन मिलता है। मैंने नेम आपको बताया था ना, इसका पहला लेटर, इसका 2 लेटर, इसका पहला लेटर और इसका पहला वर्ड, मतलब नहीं ये पहला वर्ड नहीं, ई कॉर जो ये है, और ये जो 1 नंबर है ये आपको बताता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, पहले कौन सा डिस्कवर हुआ है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, ओके आगे चले। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड लिविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज बायोटिक कम्युनिटी। बहुत सारे जो स्पीशीज है अगर वो साथ में रह रहे हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इंसान, चूहा, सब साथ में रह रहे हैं ना एक ही घर में, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या है, एक बायोटिक कम्युनिटी है। हमने एक कम्युनिटी बनाई है और हम रोज मीटिंग रखते हैं, मीटिंग नहीं रखते बट हम लोग मारते थे इसको, तो बायोटिक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, पॉपुलेशन अलग चीज है। पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज बोला है और पॉपुलेशन सिर्फ एक स्पीशीज का होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर बोईसर में इंसानों की इतनी पॉपुलेशन है तो मैं इंसानों में कुत्तों को काउंट करूंगा? नहीं काउंट करूंगा, नहीं काउंट कर सकता, भले इंसानों के कैरेक्टर ठीक है नहीं, पर मैं नहीं काउंट करूंगा। तो पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक स्पीशीज का होता है बच्चों, सारे स्पीशीज को हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। आगे चलते, कम्युनिटी इज डिफाइन एज इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन का इंटरैक्शन ही क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। ये सब पढ़ाया हुआ है। द रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन द बायोम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटाट, बहुत सारे हैबिटाट्स बनाता है। हैबिटाट मतलब अलग अलग हैबिटाट्स, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स। इन बीटी कॉटन बैसिलस थैरिंगस, बीटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों बैसिलस थैरिंगस, इंट्राजेनिक प्लांट। बीटी रिफर्स, देखो मैंने आपको ऑप्शन आंसर ही बता दिया, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थैरिंगस। ठीक है, ये आंसर है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है और कोई बात नहीं। चलो अगला क्या है बच्चों, इन ट्रांसजेनिक क्रॉप सब्सटेंस प्रो विटामिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम राइस। सही बात है ना, राइस से आपको विटामिन ए मिलता है। कहीं कहीं पे आप देखो तो आपको गोल्डन राइस देखने के लिए मिलता है। गोल्डन राइस में क्या होता है बच्चों, हम लोग विटामिन ए की मतलब विटामिन ए का जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 70% से बढ़ा देते हैं। विटामिन ए कितना बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 70% से, समझ रहे हो? ठीक है, आगे चलें। आगे है इन बायोटेक्नोलॉजी जीएमओ। इन बायोटेक्नोलॉजी जीएमओ का मतलब क्या है? जीएमओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएमओ का मतलब होता है बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओ से क्या होता है, अच्छा ऑर्गेनिज्म, भूल गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दिस इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब अगर आप उसका जीन थोड़ा अड़ा टेढ़ा करके उसको मॉडिफाई करोगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज जीएमओ। अगला क्या है, द कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इज लुकिंग एसोसिएशन विद द क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा है एक का कुछ नहीं, एक को फर्क नहीं पड़ता। जैसे इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल, एक गाय है वो अपना घास खा रही है और उसके ऊपर आके एक ईगल बैठ गई, ईगल ही है ना, हाँ इग्रेट, सॉरी इग्रेट बैठ गई। इग्रेट का काम क्या है, बैक्टीरिया खाना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाना। तो जब जो गाय है ना बच्चों, जब वो अपना मुंह डालेगी घास के अंदर घास को खाने के लिए, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो इधर उधर भागेंगे। बैक्टीरिया नहीं कहना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, वो भी नहीं कहना चाहिए। जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो इधर उधर भागेंगे, तो वो कीड़े उसको वो उसको दिख जाएंगे ना इग्रेट को, वो कीड़े पकड़े खा जाएगी। तो इससे इग्रेट का फायदा है, पर क्या इससे उस गाय का फायदा है, कैटल का फायदा नहीं। गाय को फर्क भी नहीं पड़ता, तू बैठे रहे, खा मत खा, मैं तो अपना घास खा के निकल जाऊंगी। तो इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म, एक का फायदा हो रहा है और एक को फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है, मेरा भी फायदा तेरा भी फायदा, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। पर यहां पे आंसर क्या है, कमेंसलिज्म। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, इन लॉजिस्टिक कर्व लैग फेस शो इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ। बहुत ईजी, देखो होता है ना, लैग फेस, लॉग फेस, देखा होगा आप लोग ने अपना। ये इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसको यार, ये लैग फेस होता है, ये लॉग फेस होता है, और इसको कुछ तो बोलते हैं। तो इनिशियल आपका क्या दिखाता है, लैग फेस, इसको कुछ तो बोलते हैं यार, ये डायरेक्टली चढ़ता है ना, ये देखता हूँ नाम ही में, देख लेना आप लोग भी, नहीं तो। द नंबर ऑफ डेथ अंडर आइडियल कंडीशन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 14-15 लेसन से क्वेश्चन है। The growth of new grasses and shrubs in the patch of forest burn down the forest fire is the example of secondary succession। यही है ना, प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या बच्चों, कोई ऐसी जगह जहां पे पहले से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो समुंदर था, अब समुंदर का पानी सूख गया,
तो वहां पे नए नए पेड़ उगने लगे, वो प्राइमरी सक्सेशन है। वहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पे नया नया प्लांट बन गया। पर मान लो पहले यहाँ पे एक जंगल एग्जिस्ट करता था, उसमें आग लग गई और फिर वापस धीरे धीरे उसमें प्लांट ग्रो होने लगे, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन है, वापस सक्सेशन हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वेदर ऑन द लैंड और इन द वाटर रीचेस क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स मतलब सबसे ऊपर वाली, सबसे टॉप वाली कम्युनिटी को हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहती है। तो जितना भी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है हमेशा वो लोग कहां पहुंचते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ पहुंचते हैं। आगे चले, डोडो बर्ड, छोटी छोटी बर्ड्स होती है, डोडो बर्ड, स्टेलर काउ एंड द पैसेंजर पिजन आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपको पता है पैसेंजर पिजन पहले बहुत हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि 90s के समय में, 1918 1919 के समय में इतनी पैसेंजर पिजन हुआ करती थी कि अगर उनका गुच्छा, अगर उनका झुंड ऐसे आसमान से उड़ रहा है ना, ऐसे आसमान से यहां से पास हो रहा है ना, तो यहां पे रात हो जाएगी, मतलब सूरज नहीं दिखेगा, इतने सारे उनके क्वांटिटीज होते थे। डोडो बर्ड भी बहुत सारी होती थी, पर आज के समय में ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, बहुत ज्यादा मारने की वजह से बच्चों इनका क्या हो गया है, एक्सटेंशन हो गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये 4 होते हैं बच्चों, हैबिटेट लॉस, हंटिंग भी नहीं होता, एक और होता है कुछ तो, एलियन स्पीशीज इन्वाजन। फिर क्या है बच्चों, इंडियन बूस्ट द क्या है ये, हैंडसम शेयर ऑफ -% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी वेल्थ इन द प्लांट। टोटल कितनी बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया की, 8.1% हमारे भारत में है, क्योंकि लेकिन हमारे भारत के पास लैंड बहुत कम है, कुछ 6.2 या 6.4% लैंड है पूरी दुनिया का, पर दुनिया की 8.1 बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है। सोचो, गर्व की बात है, उसको खराब मत करना जिंदगी में। समझ में आई बात? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सारे एमसीक्यूज। आई होप इतना बड़ा मैंने वीडियो बनाया है, इतने सारे मैंने एमसीक्यूज आपको बनाए हैं, तो आप सभी बच्चों ने एमसीक्यूज पढ़े होंगे, ढंग से रीड किए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के आपको पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलेगा, सही है। तो बच्चों आई होप जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, समझाई हैं, वो चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। सही है, ठीक है। सो बच्चों ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज मैं आप लोग के लिए बना के डालता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसे ही और वीडियोस में, लाइव सेशंस में, जहां पे हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम खत्म होने से पहले तक। चलेगा, ठीक है। सो बच्चों पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।